शिक्षक भर्ती विज्ञान के सिलेबस में हम पढ़ने वाले थे पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, अभिनंदन है। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर अगर हम भौतिक वर्गीकरण के बारे में बात करें तो ठोस, द्रव, गैस में किस तरीके से यहाँ पर कैटेगराइज किया है। वहीं अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो एक प्योर मटेरियल के उसमें हमने डिवाइड किया हुआ है तत्व और यौगिक। उसमें भी तत्व में आपके धात्विक होते हैं, अधात्विक होते हैं, और यौगिक की अगर बात की जाए तो कार्बनिक और अकार्बनिक आपको यौगिक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मिक्सचर का दिया हुआ है मिश्रण, और मिश्रण में भी इन्होंने बोला हुआ है कि आपका समांगी होता है, ये समांग करके लिखा हुआ है समांगी मिश्रण, और यहाँ पर विषमांगी मिश्रण। इसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी आप कह देते हैं। बात आती है अब तत्व के बारे में कि तत्व को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो इन्होंने कहा है तत्व क्या है, आपका पदार्थ है, या एक ऐसा पदार्थ है जिसे रासायनिक पदार्थों द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब आप उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में या अलग अलग करके अगर आप ऐसे में रखना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें ऐसे में कैटेगराइज, आप उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते। कहते हैं या वह मौलिक पदार्थ होते हैं, या वह मौलिक पदार्थ होते हैं जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, इसमें बताया हुआ है कि ना तो विधि द्वारा ना तो दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में बांटा जा सकता है, ना ही दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच संयोग करा करके सिंथेसाइज किया जा सकता है, यानी कि संश्लेषित किया जा सकता है। तो ये चीज़ बताई हुई है, आप अलग नहीं कर सकते, आप अधिक पदार्थों के बीच इनमें रिएक्शन करवा करके सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये बात है जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। कहते हैं एक तत्व परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। एक और यहाँ से फैक्ट आपको पता चला कि तत्व जो है वो एटम्स, यानी कि जो एलिमेंट है वो एटम्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। कॉपर की हम बात करें, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, ये सभी के सभी हमें क्या देखने को मिलेंगे, सभी के सभी हैं एलिमेंट्स। आगे कहते हैं तत्वों के अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो दो प्रकार, धातु और अधातु में इन्होंने बांटा हुआ है। मेटेलिक, नॉन मेटल, मेटल करके टोटल 118 तत्व हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो 92 जो है वो नेचुरल फॉर्म में हमें मिलते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो रेस्ट ऑफ दी जो भी एलिमेंट्स हैं वो लैब में वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं। मेटल्स की बात करें, धातुओं की, तो आवर्त सारणी में कुल 118 तत्वों में 91 तत्व जो है वह धातु हैं और 27 तत्व आपको अधातु मिलेंगे। आगे कहते हैं यहाँ पे धातुओं को अगर हम पीटी यानी पीरियोडिक टेबल, जिसे हिंदी में हम आवर्त सारणी कह देते हैं, पीरियोडिक टेबल में बाएं तरफ और धातुओं को पीरियोडिक टेबल में दाएं तरफ रखा गया है। आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव के द्वारा, कई और यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा ये चीज़ बताई गई। कहते हैं कि धातु एक ऐसे कठोर पदार्थ हैं जो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। आगे कहते हैं धातु वह तत्व हैं जो समान अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखिए कि यहाँ पर प्लस का चार्ज कब आएगा, किसी भी अगर हम तत्वों को लेकर के बात करते हैं, और माइनस का चार्ज कब आएगा। ये चीज़ आपने अगर समझ लिया तो ये एनायन, कैटायन, जो भी चीज़ें बताई हुई हैं, धनायन और ऋणायन, उन्हें आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ध्यान दीजिए, आप जब किसी को ये काम तरीके से समझते हैं, आप जब किसी को पैसे उधार देते हैं तो मतलब आपके पास तो अधिकता ही होती है ना, मतलब आपके पास एक्सेस होगा या आपके पास है तभी आप उधार देते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करके हम क्या होगा, अपने आप को हम पॉजिटिव महसूस करेंगे कि हाँ ठीक है, मुझ में धन था, धन मतलब ही होता है प्लस, प्लस मतलब ही होता है एक्सेस, ठीक है। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो धन आयन हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पर पोटेशियम में अगर इलेक्ट्रॉन एक निकल रहा है तो यहाँ पर K+ जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन को कहीं भी अगर त्यागने के बजाय ग्रहण करने की बात आ रही है, कहीं भी त्यागने के बजाय ग्रहण करने की बात आ रही है, अब आपसे जो पैसे लेगा वो तो रेडी हो जाएगा ना आपका, उसने तो कर्जा लिया है, वो डेट कर्जे में चला जाएगा, तो उस पर माइनस का चार्ज होगा कि भैया इन्होंने आपसे क्या किया है, पैसे लिए हैं। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर होती है। धातुएं भंगुर, तन या कठोरता आदि के गुण से परिपूर्ण होती हैं। भंगुर फ्रैगाइल करके बोलते हैं, टूट जाना, तन्यता को लेकर के पीट करके लंबा किया जाना। कठोरता, कुछ धातुओं के उदाहरण इन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे मैग्नीशियम। हम आपको बताएंगे
जो केमिस्ट्री का पोर्शन है आपको 1 से लेकर के 30 तक जो एलिमेंट्स हैं उनके परमाणु क्रमांक क्या हैं, और इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है, याद रखना पड़ेगा। इवन ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उन पर जब हम चार्ज या आवेश की बात करते हैं तो कितने चार्ज हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें क्लोरीन को लेकर के तो Cl- आप बोल देते हो ऐसे में, है ना। तो और जैसे अगर मैग्नीशियम की बात करें तो Mg प्लस प्लस का चार्ज होता है उस पर, तो ये आवेश होते हैं। मैंने कहा अगर हम यहाँ पर कुछ धातुओं की बात करते हैं तो मैग्नीशियम है, ये क्लोरीन है, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, ये जिंक है, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, Au गोल्ड होता है, टिन Sn को टिन को हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ याद रहे। यहाँ पर जो पहला लेटर है वो आपका कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल में है, बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। अब ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम लिखना हुआ तो आप Mg लिख दिए, ठीक है, ये आपका तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। Mg लिखोगे तो Mg वाली जो कार आती है नहीं, मॉरिस गैरिसन की, उधर चले जाओगे फिर, ये बात याद रखिएगा। Cl ऐसे नहीं लिखेंगे हम, जब Cl लिखेंगे तो Cl कैसे होगा आपका, C कैपिटल होगा, L स्मॉल होगा, M कैपिटल, J स्मॉल। आगे चलते हैं, इसमें कुछ अधातुओं की बात की हुई है। अधातुओं की ऋण विद्युतीय तल, जबकि धातुओं को धन विद्युतीय तत्व लिखा हुआ है, तल पढ़ दिया मैंने, जबकि धातुओं को धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर जब हम बात करते हैं अधातु तो ऋण विद्युतीय हो गया ना, ये लेने का मतलब ग्रहण करने का काम होता है, जबकि हम धातुओं की बात करेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका त्यागने का काम होगा। यहाँ पर कुछ नॉन मेटल्स के उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, और यहाँ पर रेडॉन लिखा हुआ है, Rn फॉर रेडॉन होता है। बात आती है तत्वों के बाद मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिन्हें हम अणु कह देते हैं। किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रह सकते हैं व जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं उन्हें अणु कहते हैं। ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा कि स्वतंत्र रह सकना और पदार्थ के सभी गुण जिसमें देखने को मिलेंगे उन्हें हम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। कहते हैं ये 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के कौन बनता है, अणु बनते हैं। कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके निर्माण में हजारों परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं। मतलब कहने का ये है कि परमाणु आपका छोटा है तभी वो अणु बना रहा है। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। एटम्स छोटे हो गए, मॉलिक्यूल्स उनसे बड़े हो गए, क्योंकि ऐसे में कई सारे एटम्स मिलकर के फिर एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एक प्रोटीन का इन्होंने उदाहरण दिया है। किसी यौगिक के सबसे छोटे भाग कण होते हैं जिसमें यौगिक के सभी भौतिक और रासायनिक गुण पाए जाते हैं। कहते हैं नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं तथा नाइट्रोजन के परमाणु को N जबकि अणु को हम N2 से दर्शाते हैं। अब ये चीज़ याद रहे बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपसे कोई अणु के बारे में बात करता है, ऑक्सीजन एक गैस प्रकार का है जैसे नाइट्रोजन एक गैस प्रकार का है, आपसे कहें इनमें परमाणु कौन कितने कितने, तो एक N ये हो गया, एक N ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, तब जाकर के ऑक्सीजन O2 की आप बात कर देते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, N को N2 करके बोल दिया है, यहाँ पर S+2O करके लिखा हुआ है, SO2 लिखा हुआ है। मतलब ये चीज़ क्या है आपका कि राइट और लेफ़्ट में जो है आपको जो रासायनिक समीकरण है उससे बैलेंस बना करके रखना होता है। जितने परमाणु राइट में होंगे उतने ही आपके लेफ़्ट में होंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन के कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो इधर भी नाइट्रोजन का एक ये और एक ये। ठीक है, ओके। सल्फ़र का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सल्फ़र का 1 है। यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 2 मल्टीप्लाई में 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। आगे चलते हैं इसमें। फिर बात आती है आखिर परमाणु आप किसे कहते हो, आखिर एटम आप किसे कहते हो। हम आपको बता दें, आपके 17,000 वैकेंसीज़ के लिए जल्दी ही आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। बहुत तेज़ी से अच्छी तरीके से पढ़ाई शुरू करिए। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, अभी चल रही हैं। 1-2 दिन इधर बीच में स्टार्टिंग में जो है वो गैप हुआ है 1-2 क्लासेस की अगर हम बात करें। बाकी साइंस की क्लासेस रेगुलर आ रही हैं, बाकी क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, उससे ज़रूर जुड़े रहें महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। मैंने आपसे कहा एटम के बारे में बात करते हैं। परमाणु रसायन में अविभाज्य सबसे छोटे, अब देखिए अविभाज्य बोला हुआ है जिनको आप बांट नहीं सकते, सबसे सूक्ष्मतम कण जो आपस में मिलकर के किसी अणु का निर्माण करते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एटम सबसे आपके स्मॉलेस्ट होते हैं। आगे कहते हैं कि यह बिना
अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणुओं का भार और आकार जो है वो समान होता है। यहाँ पर अब परमाणु की बात आई है तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या उनके बारे में भी बात करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? किसी तत्व के परमाणु यानी एटम के नाभिक यानी न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों या नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। सवाल एक पूछा जाता है, किसी भी तत्व को ऐसे में उदाहरण में दे देंगे, जैसे दे दिया 2He4, ये हीलियम है आपका, इसका परमाणु क्रमांक 2 है, इसका जो परमाणु भार है या फिर द्रव्यमान संख्या वो 4 है। फिर से ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा 17Cl35। अब इसमें क्या है, ये क्लोरीन आपका तत्व हो गया, 17 है इसका परमाणु क्रमांक है जिसे इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और ये आपका इसका परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट भी कह देते हैं, या फिर एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, या मास नंबर भी कहते हैं। ठीक है, दो नाम है इसके, जबकि इसके एक ही हैं। आपसे कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, XaY करके अगर लिखा हुआ है, ये आपका परमाणु क्रमांक होता है, ये आपका भार होता है या द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, याद रखने का कन्फ्यूज़न बिल्कुल से न रहे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई भी तत्व आपका XaY लिखा हुआ है, तो ये परमाणु क्रमांक और ये द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार कहाँ होता है? सिर पर। जैसे आपके सिर पर भार है कि चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, तो A के ऊपर जो है वो भार के तरीके से होगा, परमाणु भार होगा, और जो नीचे वाला होगा वो क्रमांक हो जाएगा, और इसी परमाणु भार को हम द्रव्यमान संख्या भी कह देते हैं। तो ये चीज़ है, थोड़ा याद करने के लिए मैंने बोला आपको। बात आती है, अच्छा तो इसमें से जो 2He4 करके दे दिया, इसमें से कहते हैं अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को फाइंड आउट करिए, निकालिए। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी बिल्कुल आपके सिलेबस में है, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए, और जब हम आपको बताएंगे फाइंड आउट करने का, तभी ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। है कुछ नहीं, रटिएगा बिल्कुल से नहीं, इसे समझने की ज़रूरत है। तो कहते हैं कि जब हम प्रोटॉनों की संख्या की बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में अगर हम बात करें, तो वही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या जो है वो एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से रिप्रेजेंट कहते हैं। परमाणु क्रमांक हर परमाणु का अलग अलग होता है और इसी आधार पर हर परमाणु को पहचान मिलती है। मैंने बोला जैसे आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन करके आप पढ़ते हो, बिल्कुल ऐसे ही इनमें आप सीक्वेंस से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही। ठीक, बात आती है एटॉमिक वेट, तो कहे हैं कि परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या, या फिर चूंकि परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होता है प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, अगर इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमें यहाँ पर एटॉमिक वेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। अच्छा, किसी नाभिक के बारे में अगर हम बात करें, आपको ये चीज़ याद रखिएगा, तो जब हम बात करते हैं नाभिक को लेकर के, तो नाभिक में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलेंगे, और जो चक्कर लगा रहे होते हैं वो है महाराज कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपके मूल कण होते हैं। किसी भी तत्व के मूल कणों के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। इन पर चार्ज क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होते हैं आपके, वो ज़ीरो करके आप लिखिएगा इन्हें, ये प्लस करके होता है ये। तो ये आपका ऋणात्मक, धनात्मक, और ये उदासीन हो गया आपका जो न्यूट्रॉन है, जिसे न्यूट्रल कह देते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने आपसे एक उदाहरण दिया हुआ है और कहे हैं कि 6C12, याद रखिएगा जो आपका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या होती है वो आपके परमाणु क्रमांक से दुगनी या दुगनी से ज़्यादा आपको मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, परमाणु क्रमांक क्या है? 6 है, और जो परमाणु भार है उसका दोगुना आपका 12 आपको देखने को मिल रहा है। तो ये परमाणु क्रमांक है, ये कार्बन तत्व हो गया, और जो 12 लिखा हुआ है इसे हम परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यही मैं आपको बता रहा था। ओके, आगे है, जैसे बी में हमने दिया 2He4, ये हीलियम का एक आपका परमाणु ऐसे में है, तो तत्व हीलियम है आपका, 2 परमाणु क्रमांक हो गया, वो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या में क्या आ गया? आपको 4 देखने को मिल जाएगा। आगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बहुत ही आसान है, तो इसे हम समझ लेते हैं कि आखिर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे निकालेंगे। जैसे एक तत्व आपसे ऐसे दे देंगे बिल्कुल, ठीक है, और आपसे कहेंगे अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को फाइंड आउट करिए। यहाँ पर अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक, तो आप पढ़ करके आ चुके हो कि परमाणु क्रमांक जो है वो क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर
परमाणु क्रमांक इसका कितना है। तो ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई कि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। देखो एक आंसर मिल गया तुरंत, कितना आसान था। आप जानते हो कि परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉनों की संख्या है, और परमाणु क्रमांक अगर आपका 6 है, यही आपकी प्रोटॉन की संख्या हो गई। ओके, फिर एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी अभी जब हम ऊपर पढ़ करके आए थे तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पर याद हो तो देखिएगा, दो चीज़ें लिखी हुई हैं। इन्होंने ये कहा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, या तो प्रोटॉनों की संख्या होगा या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। मतलब या करके लिखा है, यानी कि दोनों ही बराबर हैं। तो जब दादा आप प्रोटॉन 6 निकाल लिए हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, उनकी भी संख्या आपको 6 ही देखने को मिलेगी। जरा देखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। आप इसे फॉर्मूला समझ लो, सूत्र समझ लो, जो भी समझना है समझ लो। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया है, आप प्रोटॉन निकाल लिए हो, अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम आपको बता दें कि जब हम बात करते हैं परमाणु भार, आपको ये भी पता होगा कि जब हम परमाणु भार की बात करते हैं तो परमाणु भार अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये बात तो जानते हो ना आप। जो भार होता है परमाणु भार, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब परमाणु भार तो आपका 12 दिया ही हुआ है, ये भी आप जानते हो। तो ये 12 बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या आप 6 निकाले हो प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब अगर हम न्यूट्रॉन निकाले तो महाराज कितना आएगा, 6 ही तो आएगा। यानी कि अब आपको आंसर सारे के सारे मिल चुके हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, सभी के सभी आपके 6 ही होंगे। लेकिन ये चीज़ ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों तो आपके बराबर हैं, निकाल लोगे। इलेक्ट्रॉन आपने फाइंड आउट किया, यानी परमाणु क्रमांक, वो आपका हो गया प्रोटॉनों की संख्या, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। बट जब आप न्यूट्रॉन की संख्या को फाइंड आउट करने जाएंगे तो परमाणु भार बराबर आप प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या वाला फॉर्मूला ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, हाँ जी, ये वाली चीज़ आप जो है ऐसे में ज़रूर लगाइएगा। अब यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें, कुछ और भी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दे रखी हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने आपसे कहा एक आपके लिए सवाल है। सवाल क्या है, ठीक है, ये है आपका 2He4 ये आपका क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन बताता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। आप कॉमा लगा करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आखिर यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे जब हम 2He4 की बात करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे। इसके आगे की चीज़ें जो केमिस्ट्री की हैं आपके इस पोर्शन की, वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगी। जल्दी ही ये आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा, और उसके बाद हम यहाँ से सवाल जो है वो विज्ञान के करने शुरू कर देंगे। शेयर आप बाकियों तक ज़रूर कर दिया करिए। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।